हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मानव और पर्यावरण के जो संबंध के ऊपर विचारधाराएं थी। उसमें हमने पिछले लेक्चर में नियतिवादी विचारधारा पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे संभववादी विचारधारा या संभववाद विचारधारा, पॉसिबिलिज्म जो है उसके बारे में। तो इसके बारे में जो हमने नियतिवादी विचारधारा पढ़ी थी उसमें हमने माना था कि उसमें प्रकृति को श्रेष्ठ माना था और पर्यावरणीय शक्तियाँ मानव का नियंत्रित करती है। तो ये हमने नियतिवादी विचारधारा में पढ़ा था। लेकिन जो संभववादी विचारधारा है उसमें बताया गया है कि पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है और मनुष्य अपनी छांट या चॉइस के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। इस तरह संभववाद विचारधारा का जन्म या विकास फ्रांस में हुआ है और इसके जन्मदाता विडाल डी ला ब्लास थे। संभववाद जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग संभववाद का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे या लूशियन फेब्रे ने किया और इसके जन्मदाता थे वी डी ला ब्लास जो कि फ्रांस के थे और इसका जन्म और विकास भी फ्रांस में हुआ था इस विचारधारा का। इसके अनुसार प्रकृति वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। इस विचारधारा में मनुष्य को प्राथमिक स्थान देने की बात कही गई है। इन्होंने कहा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है मानव और उसके प्रयोग का निर्णायक होता है। यानी कि प्रकृति मानव के सामने कुछ संभावनाएं रखती है और मानव उनका अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार उन संभावनाओं का प्रयोग करता है। तो इस तरह वो संभावनाओं का स्वामी भी है और उनका निर्णायक भी है। इसी तरह फेब्रे ने कहा कि कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं और इन संभावनाओं का स्वामी मानव है एवं मानवीय छांट के द्वारा वह इन संभावनाओं का उपयोग करता है। यानी कि कहीं पर भी अनिवार्यताएं नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं। यानी कि कहीं पर भी कोई कंपलसरी या नेसेसरी नहीं है बल्कि हर जगह संभावनाएं मौजूद हैं। तो इस तरह से लूशियन फेब्रे ने भी बताया कि सर्वत्र संभावनाएं मौजूद है और मानव उन संभावनाओं का स्वामी है। इसी तरह संभाववादी उपागम के जो जनक है उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास को प्रधानता दी और उन्होंने कहा कि प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री या कहें कि उपदेशिका या सलाहकार है। मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है और प्रकृति तो केवल उसकी उद्देशिका मात्र है और वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से पर्यावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते वरन मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मतलब मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। यानी कि प्रकृति मानव के लिए एक परामर्शदात्री है और वो उसके सामने बहुत सारी वही आवश्यकताएं रखती है या संभावनाएं रखती हैं तो मानव उसका उपयोग करता है। ब्लास ने मानवीय कार्यों की सराहना की और उन्होंने कहा कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं कि जिनको उनके मूल स्थान से हटाकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने का कार्य भी किसने किया, वो भी कार्य मनुष्य ने किया। जैसे कि हमें पता है कि रबड़ अमेजन जो बेसिन है उसका मूल स्थान था रबड़ का, लेकिन मनुष्य ने उसको विश्व के अलग अलग भागों में जैसे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया है या अफ्रीका है तो उन्होंने उसको रबड़ के पेड़ को पूरे विश्व में फैला दिया। इतना ही नहीं मनुष्य ने इनकी उपज की मात्रा में भी वृद्धि की है तथा विभिन्न प्रकार के जलवायु के अनुकूल उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न किस्में तैयार की है। तो ये उन्होंने कहा कि मानव कुछ भी जो मानवीय क्रियाएं हैं वो पृथ्वी के सजीव और निर्जीव
दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती है। तो इसमें मानव को श्रेष्ठ बताया गया है और मानव को प्रमुख जो शक्ति है उसके रूप में बताया गया है। इसी तरह डेविस के जो शिष्य थे ईशा बोमेन ने भी जो भौगोलिक अध्ययन में गहराई पर जो संभववादी जड़ों को अधिक महत्वपूर्ण माना। उन्होंने भी कहा कि जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विस्तार और विकास होता है तो प्राकृतिक वातावरण तथा संसाधनों के उपयोग का स्वरूप एवं मात्रा बढ़ती है। इसी तरह कार्ल सावर ने भी संभववाद को ही बल दिया। एक और जो थे भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता ब्लास के शिष्य थे जीन ब्रून्स, वो भी संभववाद के समर्थक थे और वो मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता वरन उसमें परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। यानी कि मानव जो पर्यावरणीय शक्ति हैं उनके जो प्रभाव है उनको ऐसे नहीं कि चुपचाप सहन कर ली, जैसे पेड़ पौधे सहन करते इस तरह वो सहन नहीं करता, बल्कि वो स्वयं क्रियाशील है और क्रियाशील रहते हुए वह पर्यावरण में भी परिवर्तन करता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें छांट या चयन की संभावना न हो। प्राकृतिक वातावरण कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है प्राकृतिक वातावरण के द्वारा, लेकिन मनुष्य इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता है, तथापि उनमें परिवर्तन कर देता है। यानी कि ऐसा ही नहीं है कि प्रकृति कुछ ऐसी सीमाएं तो रखती है, हम उन सीमाओं को क्रॉस भी नहीं कर सकते, लेकिन उनमें परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। इन परिवर्तनों से मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। अतः ब्रून्स महोदय ने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मानव क्षमता को महत्व देते हुए पर्यावरण को एक सीमाकारी तथा अवरोधक शक्ति माना है, न कि नियंत्रणकारी। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर, लेकिन उन्होंने इसको एक सीमाकारी तथा अवरोधक शक्ति मानना है, न कि नियंत्रणकारी। की पूरी तरह से पर्यावरण नियंत्रण नहीं करता है मानव पे, हाँ कुछ सीमाएं तथा अवरोध जरूर उत्पन्न करता है पर पूरी तरह से उसको नियंत्रित नहीं करता है। फिर एक अमेरिकन भूगोलवेता थे ईसा बोमन, इन्होंने भी जो संभववादी विचारधारा है उसका समर्थन किया था और इसका इनकी एक जो पुस्तक थी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, द पायनियर फ्रिंज। और इसके बाद बोमन के अनुसार चिंतन एवं विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान एवं पतन से गहरा संबंध है। इन्होंने बताया थी प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ कभी भी सभ्यता को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकती, वे केवल मानवीय समूह द्वारा ही त्यागी या अपनाई जाती है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि प्राकृतिक वातावरण मानवीय समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता, मानव द्वारा सदैव नवीन प्राकृतिक तथ्यों की खोज की जाती है तो उनके विकास के साथ उन्हें नवीन महत्व मिलता जाता है। तो उन्होंने यही बताया कि जो सभ्यता है वो प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों के कारण से नष्ट नहीं होती है, बल्कि वो जो मानव समूह है उन्हीं के द्वारा त्यागी और अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक वातावरण मानव जो समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं करती, बल्कि मानव स्वयं प्राकृतिक तथ्यों की खोज करके और उनके विकास करते हैं, उनके अलग अलग जिनसे उनका विकास होता है, प्राकृतिक तथ्यों की खोज करते हैं, उनका विकास करते हैं, तो इससे नवीन महत्व के वो बनते, उनके लिए बनते जाते हैं। जर्मन दार्शनिक थे हीगल, उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो वातावरण निश्चयवाद की बात ही मत करो, क्योंकि जहाँ पहले यूनानी लोग निवास करते थे अब वहाँ पर तुर्क रहते हैं। तो ये तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं, अगर प्रकृति वहाँ पर ऐसे होती तो वहाँ पर यूनानी लोग रहते, लेकिन कालांतर में वहाँ पर तुर्की लोग रहने लग गए। तो ये उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो वातावरण निश्चयवाद की बात ही मत करो। इसी तरह डिमांजिया ने भी मानव शक्ति को सर्वोपरि बताया और उन्होंने बताया कि और देखो कहीं न कहीं ये सच्चे भी है कि मानव ने संचार के साधनों के द्वारा पाताल तोड़ कुएं बनाए, नदियों के नियंत्रण द्वारा, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास द्वारा वातावरण में परिवर्तन किए ही हैं। और देखो परिवर्तन हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान और तकनीकी का विकास या विस्तार हुआ है, वैसे वैसे मानव ने असंभव कार्य भी किए हैं। जैसे कि अब पाताल तोड़ कुएं बना के या उनसे तेल निकालना है, संचार के साधन है, मोबाइल इंटरनेट वगैरह,
या हम कहें कि नदियों पर बांध बनाना, या फिर नए पौधों के विकास करना। तो ये मानव, आज का मानव बहुत आगे है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि मानव ही सर्वोपरि है। हम देखते हैं कहीं न कहीं प्रकृति भी इम्पोर्टेंट है, या प्रकृति भी उसके साथ सामंजस्य या सहयोग ही कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में सहयोग या सामंजस्य के द्वारा ही चलती है। तो इस तरह संभववाद की आलोचना भी हुई, लेकिन इसके जो कट्टर समर्थक थे, लुशियन फेब्रे, उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता। यानी कि मनुष्य अपने पर्यावरण से प्रभावित होता ही है, वो कभी भी उसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता, या कभी भी उसके ऊपर पर्यावरणीय प्रभाव ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। संभववादी प्राकृतिक शक्तियों को नग्न समझने लगे थे, और लेकिन कुमारी सैंपल ने कहा था कि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। अब ये बात लागू होती है अभी कोविड-19 पे ऊपर, कि देखो अब हमारे यहाँ पर जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि एक छोटे से वायरस ने सबको अंदर कर दिया, और पोल्यूशन इतना कम हो गया कि प्रकृति अपने आप अपना काम चुप रह के किया, प्रकृति ने अपना काम। इसी तरह हम देखते हैं कि कभी बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है, कहीं पे भी अचानक से भूकंप आ जाता है, या ज्वालामुखी फटता है। तो हम मानव जो अपना काम मानव अपने विषय का बहुत कोलाहल करता है, लेकिन प्रकृति हमेशा अपना काम क्या करती है, मौन रह के करती है, कभी ऐसे कोलाहल नहीं करती है। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति भी मानवीय क्रियाकलापों को सहन करने की सीमा लांघ चुकी है, अतः ये प्रभाव बड़ी आवाज के साथ प्रकट हो रहे हैं। और ये बात सही है कि अब प्रकृति भी जो मानवीय क्रियाकलाप है उनको सहन नहीं करती है, वो मौन रह के या चुपचाप रह के अपना कार्य नहीं करती, बल्कि वो भी आवाज प्रकट कर रही है। इसी तरह मानव जो संभववादी विचारक थे, उन्होंने कहा था कि मानव एक महान शक्ति है, और जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन संभववादी विचारक ही थे जीन ब्रून्स, उन्होंने कहा कि क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। तो इस तरह से संभववादी विचारक थे, वो भी मानते थे कि कहीं न कहीं मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, और जिसको मद्देनजर रखते हुए भी मानव विकास करता है। अतः न तो प्राकृतिक शक्ति ही सर्वप्रभावी है, और न ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों के आपसी संबंध एवं परस्पर सामंजस्य पर आधारित है, तथा भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। अब देखो, ये दोनों जो नियतिवादी विचारधारा है, संभववादी विचारधारा है, दोनों का हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने पाया कि नियतिवादी जो विचारधारा के समर्थक थे, उन्होंने तो कहा था कि पर्यावरणीय जो शक्तियाँ हैं वो ही सर्वोपरि है, मानव उनके अधीन काम करता है, या मानव एक निष्क्रिय अभिकर्ता है। लेकिन संभववादी जो विचारधारा है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें मानव को प्रकृति का विजेता बताया, यानी कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, और वो प्रकृति में अपने अकॉर्डिंग कोई भी परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आज भी हमारे विश्व में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर प्रकृति का ही प्रभाव या प्रकृति ही सर्वोपरि है। कुछ ऐसे स्थान भी हैं कि जहाँ मानव ने प्रकृति पर विजय भी प्राप्त की है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि न तो प्रकृति ही प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वप्रभावी है, और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। बल्कि हम इस तरह दोनों का अध्ययन करेंगे कि दोनों आपस में आपसी संबंध तथा परस्पर सामंजस्य पर आधारित है। और भूगोल का मूल उद्देश्य भी यही है कि प्राकृतिक तथा मानवीय जो शक्तियाँ हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करना, या उनके पारस्परिक जो संबंध है उनका अध्ययन करना। तो इस तरह से जो संभववादी विचारधारा है उसकी भी आलोचना हुई है। तो इसका केवल यही है कि संभववाद का तो सार यही निकलता है, प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे नहीं धकेलती, किंतु ये अनेक अवसर उपस्थित करती है, और इन अवसरों को चुनने के लिए मानव स्वतंत्र है, यानी कि मानव उन अवसरों को चुन सकता है। तो ये थी संभववादी विचारधारा।